Good morning, all of you. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो होगा हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 10th जो कि NCERT पर बेस्ड है। इंट्रोडक्शन पे मैंने आपको इवेंट एंड प्रोसेस के बारे में बता दिया था। फिर जब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था आपसे इंट्रोडक्शन क्लास में। इस इमेज को मैंने क्लैरिफाई किया था कि इस इमेज को बनाने वाले पेंटर का नाम क्या था, ठीक है। फ्रेडरिक रूसो 1848 में ये पेंटिंग्स बनाई गई थी यूरोप की कंडीशन को लेकर कि सारे लोग जो हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ मार्च करते हैं। फिर यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स, ये आपको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है, ठीक है। ये जो न्यू वर्ड्स हैं इनका मतलब भी मैंने आपको बताया हुआ था। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया था, ठीक है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आज जो हम डिस्कशन करेंगे, आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म, ठीक, कि नेशनलिज्म का मतलब भी मैंने आपको बताया था, सॉरी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो पे आपसे ये बताया था कि मैं राष्ट्र का मतलब बताऊंगा कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली राष्ट्र उसको कहा जाता है कि जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्मेट पर बनाया जाता है, कि जहाँ पर लोग अपना राजा चुनते हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा बनाया गया जो राजा होता है। तो उस जैसे हमारा देश कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया है तो हमने वोट देकर बनाया है, ठीक है। तो इस बेसिस पर ये राष्ट्र कहलाता है। लेकिन उस समय एंशिएंट टाइम पर यहाँ पर कंडीशंस कुछ और थी। मोनार्की ज़्यादा फैली हुई थी, राजतंत्र चल रहा था और राजा निरंकुश था, जिस पर कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को खत्म करने के लिए ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में अच्छे से समझा है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लिखा हुआ है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो कुछ जो ईयर्स हैं, ठीक है, इनको आप अंडरलाइन करते चलेंगे कुछ ऐसे ही कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में स्टार्ट हुआ था, तो पहली बार नेशनलिज्म को एक्सप्रेस किया गया था कि राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद क्या होता है। फ्रेंचेस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लैग्ड टेरेस्ट्रियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। कि एक टेरेस्ट्रियल स्टेट था, फुल फ्लैग्ड, जो कि पूरी तरीके से पावर राजा के हाथ में था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। तो जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो वहाँ का जो सारा काम था, जो सवर्निटी थी, जो गणराज्य था, वो लोगों के हाथ में आ गया कि लोगों के पास ये पावर आ गई कि वो अपना राजा चुन सकते थे। यहाँ लिखा है कि मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, की फ्रेंच सिटीजन्स के पास ये पावर थी कि वो अपना राजा चुन सकते थे। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हैंड फोर्स कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड सेप इट्स डेस्टिनी, ठीक है, कि अब लोगों के पास ये पावर थी कि वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकें, कॉन्स्टिट्यूट कर सकें एक नेशन को, और इसकी जो डेस्टिनी है, यानी जो कह सकते हो जो डेस्टिनी, वो अब लोगों के हाथ में थी कि लोगों के हाथ में ये था कि वो अब इस साम्राज्य का शेप कैसा चेंज करते, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आते हैं जहाँ पर लिखा है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच revolutionaries introduced various measures and practice that could create a sense of collective identity amongst the French people, ठीक है। स्टार्टिंग में जो फ्रेंच के रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने वेरियस मेजर इंट्रोड्यूस की, कई तरीके से रास्ते बताए, कई तरीके से, ठीक है, कि हमको सुधार कैसे लाना है। तो इनका जो मेन बेसिक था, मेन मोटिव जो था इसका, वो था कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल, कि लोगों की एक सोच को कलेक्टिव करना, एक समान सोच बनाना लोगों की। द आइडिया ऑफ ला पार्टी का मतलब होता है फादरलैंड, एंड ला सिटियन का मतलब होता है सिटीजन्स, एम्फेसाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सारे लोगों को, जो उनके फादरलैंड यानी उनके जो फादरलैंड हुआ करता था, ठीक है, जहाँ पर राजा का पूरा अधिकार होता था, तो वो लैंड अब उनके खुद के कब्जे में आ गया। वहाँ के लोग, ठीक है, जो प्रजा कहलाते थे वो अब सिटीजन्स कहलाने लगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स ना कहलाकर सिटीजन्स कहलाने लगे, क्योंकि अब राजा नहीं, ठीक है, अब लोगों के द्वारा चुना हुआ राजा होने लगा। फिर आगे लिखा है
एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जहाँ पर सभी को इक्वल राइट्स दिए गए। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, ठीक है, तो वहाँ का जो रॉयल फ्लैग था उसको हटाकर एक ट्राई कलर का फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, तो जो स्टेट जनरल्स होते थे, ठीक है, उनका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाने लगा जो एक्टिव सिटीजन्स थे, और बाद में इसका नाम चेंज कर इसको नेशनल असेंबली दे दिया गया, जो कि वहाँ के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते थे। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नए नए हाइम्स कंपोज किए गए। ओथ टेकन एंड मैट्रियर्स कमोरेटेड, ठीक है, कि ओथ यानी जो ओथ सेरेमनी होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, वो दिलाया गया। जो भी मैट्रियर्स थे यानी जो शहीद थे वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, और ये सारी की सारी चीज़ें नेशन के नाम पर की गई, राष्ट्र के नाम पर की गई। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट्स फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉस फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी, और एक यूनिफॉर्म लॉस यानी सभी के लिए एक समान नियम बनाए गए। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलाइज्ड, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी था, जो टैक्स था, कर था, वो हटाया गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़र वाज एडॉप्टेड, और मेज़र वेट का जो यूनिफॉर्म सिस्टम है यानी सारे जगह पर समान माप में वेइंग की जाने लगी। यानी जैसे अब हम देखते हैं कि हमारे पास आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो 1 किलो का बाँट रखता है कोई, ठीक है, आप पूरे भारत में कहीं पर जाएंगे उसी तरीके के बाँट का यूज़ किया जाएगा, वेट उतना ही रहेगा। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सिस्टम पूरे फ्रांस में लाया गया। एंड नेक्स्ट regional dialects were discouraged and French and it was spoken and written in Paris become the common language of the nation, कि इस नेशन की जो रीजनल लैंग्वेजेस थी जी उनको हटा दिया गया, और जो कॉमन लैंग्वेज थी फ्रेंच की, ठीक है, जो कि पेरिस में और ऑल ओवर जैसी बोली जाती थी, जैसी लिखी जाती थी, उसी को कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन यानी राष्ट्र की भाषा बना दी गई। Now the next paragraph है, the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of French nation to liberate the people of Europe from despotism। despotism का मतलब वही होता है कि निरंकुश राजा है, ठीक है, जो कि सर अपना मनमानापन करता है। तो फ्रेंच के लोगों ने, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि हमने डेपोटिज्म को ख़त्म किया और पूरी दुनिया में हम ये करना चाहते हैं, पूरे यूरोप में ये करना चाहते हैं कि कोई डेपोटिज्म ना हो, ठीक है, वहाँ का राजा लोगों के द्वारा चुना जाए, लिबरेट हो, ठीक है, लिबरल मिले, लोगों को लिबर्टी मिले, कुछ आज़ादियाँ मिले। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, और इन्होंने साथ में ये संदेश दिया कि यूरोप के जो अदर पीपल्स हैं उनको भी ये संदेश दिया गया कि नेशंस कैसे बनाया जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ जो थे जहाँ पर सम्राट हुआ करते थे उनको भी नेशन में कन्वर्ट करने के लिए संदेश दिया गया। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द न्यूज़ of the event in French reached in different cities of Europe, student and other member of educated middle classes began setting up Jacobin club, ठीक है, जब ये न्यूज़ अलग अलग लोगों तक पहुंची, कुछ पढ़े लिखे लोगों तक पहुंची, स्टूडेंट्स तक पहुंची, तो उन्होंने एक जैकोबिन क्लब बनाया जहां पर ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो कि मोनार्की को हटाकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने पर बिलीफ रखते थे। Their activities and campaign prepared the way for French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s, ठीक है। तो इनकी एक्टिविटीज़ कैंपेन किस चीज़ पर प्रिपेयर थी कि वो फ्रेंच की जो आर्मीज़ थी, ठीक है, वो बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बहुत सारे पार्ट पर 1790 तक घुस चुकी थी, उनको वहाँ से भगाना इनका काम था। With the outbreak of the Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad, ठीक है, abroad का मतलब ये होता है कि दूसरी कंट्रीज़ पर भी ये जो आइडियाज़ था, ठीक है, नेशन बनाने का, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का, तो फ्रेंच की आर्मी जो थी वो ये काम करने लगी। फिर यहाँ पर आपको एक मैप देखने को मिलेगा जहाँ पर ये रशियन एम्पायर है, ठीक है, कि ये लिखा है कि इसमें देखेंगे आपकी लिखा है कि यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का है, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स हैं, कुछ राज्य हैं जो कि जबकि यूरोप या फ्रांस में शामिल होते थे, ठीक है। यूरोप पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का ही इमेज है, ठीक है, कि यूरोप कॉन्टिनेंट है ये पूरा, ये 1815 का है, ठीक है। चलिए, कांग्रेस ऑफ वियना का मतलब संसद बनने के बाद, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक बनने के बाद इस टाइप से कुछ राज्य वहाँ पर बनाए गए थे। नाउ द नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी
came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in French. अब बात आती है नेपोलियन की, ठीक है, कि नेपोलियन जो थे वो भी एक रूलर थे, एक शासक थे फ्रांस के अंदर, तो जिन्होंने एक नए आइडिया, नए रिफॉर्म्स लेकर यहाँ पर प्रेजेंट हुआ और अपने नए आइडियाज़ को यहाँ पर प्रेजेंट किया जो कि पहले से यूरोप में चल रहे थे. थ्रू अ return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in French, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. ठीक है, कि बेसिकली ये डिस्ट्रॉय करना चाहते थे डेमोक्रेसी को, ठीक है, जो डेमोक्रेसी बनी हुई थी फ्रांस के अंदर उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन एक नए आइडिया के साथ. ठीक है, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशन बनाए जो कि एफिशिएंट लगते थे लोगों को, जैसे लिखा है द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड. ठीक है, नेपोलियनिक कोड, तो आप इसको याद रखें कि सिविल कोड ऑफ 1804 को ही नेपोलियनिक कोड कहा जाता था. ठीक है, कि इसमें उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे लोगों के लिए. आगे आप देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secure the right to property. कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि did away with the privilege based on the birth. ठीक है, कि कुछ लोगों को बर्थ के साथ एक प्रिविलेज मिलता था, एक विशेष अधिकार मिलता था, उसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया. ठीक है, इन्होंने इक्वालिटी को एस्टेब्लिश किया एंड साथ में जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी संपत्ति का जो अधिकार है लोगों के पास संपत्ति रखने का, उसको इन्होंने सुरक्षित रखा. ठीक है, द कोड वाज एक्सपोर्टेड to the region under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. ठीक है, कि किसानों को भी जिनका टैक्स लिया जाता था किसानों से, उन पर भी इन्होंने छूट की. ठीक, और ये काफ़ी जगह आपने इस कोड को एक्सपोर्ट किया, लाइक डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड में, इटली एंड जर्मनी में नेपोलियन का ये जो कोड था वो पहुंचाया गया, एक्सपोर्ट किया गया. ठीक है, इसके बाद नीचे देखेंगे आप लिखा कि इन द टाउन टू गाइड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. ठीक है, कि शहरों के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे लोगों पर, वो रिस्ट्रिक्शंस को इन्होंने रिमूव कर दिया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया. पेशेंट, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम्स. ठीक है, सारे लोग नए फ्रीडम्स को एंजॉय करने लगे. बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इट पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉस. ठीक है, कि सभी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉस बन गया, यूनिफॉर्म नियम बन गए. स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, की माप का एक स्टैंडर्डाइज वेट बनाया गया. एंड अ कॉमन नेशन करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. की करेंसी, जो नेशन की करेंसी, जैसे आज हमारे पास जो करेंसी है इंडिया की वो रुपीज़ है, कि आप पैसे रुपए लेकर कहीं भी चले जाएं और ऑल ओवर इंडिया चले जाएं, आपको कोई किसी प्रकार के सामान देने से मना नहीं कर सकता. तो इस टाइप की लिबर्टीज़ लाई गई. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लिखा है हाउ एवर द एरिया कन्क्वेर्ड द reaction of the local population to French rule were mixed. Initially in many places such as Holland and Switzerland, as well in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टीज़. तो स्टार्टिंग में जब फ्रेंच की आर्मी बहुत सारे जगहों पर जाने लगी, कुछ एरियाज़ को जो इन्होंने कन्क्वेयर किया हुआ था, तो वहाँ पर लोगों ने इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि इनका जो रूल्स रेगुलेशन, जो इनका कोड बना था, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो काफ़ी लिबर्टी वाला बना था. बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इन हॉस्टिलिटी एंड इट बिकम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम्स. लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये सब दिखावा था लोगों को. ठीक है, increased taxation and censorship forced conspiration into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantage of the administrative changes. धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आने लगे, जो एडवांटेज लोगों को दिया गया था वो सारे के सारे डिसएडवांटेज में चेंज होने लगे. ठीक है, तो एक दिखावा था. फिर बाद में लोगों को समझ में आने लगा कि ये सब भी एक डेमोक्रेसी को ख़त्म कर कर एक मोनार्की लाने की शुरुआत थी नेपोलियन की. तो इस इमेज पर आपको दिखेगा ये नेपोलियंस हैं. ठीक है, नेपोलियन है ये, जो कि यहाँ लिखा कि द कुरियर ऑफ फ्राइनलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज़ नो हिज वे होम फॉर
लेपिस, ठीक है, कि ये जो नेपोलियन है ये युद्ध में हारने के बाद जब ये हार चुके थे तो जब भाई वापस लौट रहे थे तो इस इमेज पर ये बताया गया है कि पीछे कुछ लेटर गिर रहे हैं, कुछ पत्र गिर रहे हैं, तो इन पर उन जगहों का नाम लिखा हुआ था जिनको नेपोलियन हार चुका था। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इसको पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक था यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बन रहा है, यानी राष्ट्रवाद की स्थापना कैसे होती है यूरोप के अंदर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आप नोट कर लेंगे अपनी फेयर कॉपी पर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जहाँ पर आपको नेपोलियन का इन्वेडेड दिखाई देगा, नेपोलियन का हार दिखाई देगा कि नेपोलियन कब फ्रांस के अंदर आया, ठीक है, और कब उसकी हार हुई। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आप अपनी कॉपी पर मेंशन कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।